Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम BPSC 133 यानी कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे। आंसर्स को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस किया जाएगा। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसके बाद में रिवीजन क्लास 2 भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में आप क्या पढ़ते हो, देखो जो अलग अलग देश हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग देशों की सरकारों का कंपैरिजन करते हैं, उनकी इकोनॉमी का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट वाला जो आपका है वो किससे रिलेटेड है गाइस, तुलना करने से, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति जो आप जिसे कह सकते हो, है ना। तो यहाँ देखो एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि अगर आपको BPSC 133 का जो गेस्ट पेपर है वो परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का जिसका नाम है shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके अपना पेपर कोड सर्च करना है BPSC 133, ठीक है। और आप देख सकते हो कि आपका तुलनात्मक सरकार और राजनीति का गेस्ट पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप यहाँ से इसे खरीद सकते हैं, ओके। और कुछ भी इश्यू आता है तो डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। नाउ गाइस यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। दो तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, यूनिटरी है और क्या है तुम्हारा फेडरल है। तो इस दोनों के बीच में एक डिफरेंस यहाँ पे हम समझेंगे कि एकात्मक और संघात्मक जो हमारी राजनीतिक प्रणालियाँ हैं इसके बीच में क्या अंतर होता है, उस अंतर का आपको वर्णन करना है। यहाँ पे समझो एकात्मक राजनीतिक प्रणाली क्या है। एकात्मक राजनीतिक प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि जो पावर है, शक्ति केंद्रित होती है केंद्र के पास, यानी कि कोई एक व्यक्ति होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके पास सारी की सारी जो पावर है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया में एकात्मक राजनीतिक प्रणाली है? नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पावर होती है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड रहती है, ठीक है। तो यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम का जो सबसे पहला फीचर हमने समझा वो ये है कि इसमें शक्ति केंद्रित होती है, सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं। स्टेट और जो प्रोविंसेस होते हैं उनके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। और जो केंद्र सरकार है वो क्या कर सकती है कि जो भी राज्य हैं उनकी पावर्स को घटा सकती है, उनकी पावर्स को बढ़ा सकती है। ज़्यादातर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। एकात्मक वाला हमें फ्रांस, जापान और चाइना में देखने के लिए मिलता है। तो ये चार चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या होता है। पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, स्टेट्स के पास या तो शक्ति कम होती है या ना के बराबर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तो स्टेट की पावर्स को चेंज कर सकते हैं। जो कानून बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं गाइस बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। फिर हमारा जो दूसरा है वो है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि संघात्मक राजनीतिक प्रणाली। तो संघात्मक राजनीतिक प्रणाली में हम क्या देखते हैं, जो पावर है वो शेयर की जाती है, पावर इज शेयर्ड। तो गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल FEDERAL, फेडरल में हमने क्या देखा, स्टेट एंड जो हमारा सेंटर है उसके बीच में पावर्स का क्या होता है, डिवीजन होता है। सारी शक्ति जो होती है वो केंद्र के पास नहीं होती। उसके बाद जो राज्य होते हैं उनकी अपनी अपनी सरकारें होती हैं और हर एक जो राज्य है उनकी शक्तियाँ संविधान के द्वारा सुरक्षित की गई होती हैं। केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने विषयों पर कानून भी बनाते हैं। राज्यों को केंद्र सरकार आसानी से समाप्त या बदल नहीं सकती, ठीक है। तो राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वहाँ पे केंद्र सरकार का ज़्यादा रोल यहाँ पे हमें देखने के लिए
नहीं मिलता। तो ये वाला जो फेडरल सिस्टम है, संघात्मक राजनीतिक जो व्यवस्था है, वो हमें इंडिया, यूएसए और कनाडा में देखने के लिए मिलती है। एकदम अगर हम आसान भाषा में समझें, सो यूनिटरी सिस्टम में वन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड है। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको डिफरेंस बताना है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियों के बीच अंतर को आपको समझाना है। तो संसदीय शासन प्रणाली को देखेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि स्टेट का जो हेड होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, जैसा कि हमें देखने के लिए अपने देश में मिलता है। वहीं जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है सरकार का हेड, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव जो होती है यहाँ पे हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका का हिस्सा होती है। कार्यपालिका, आप सभी को पता होगा कि सरकार के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका है गाइस, संघात्मक वाली में वो विधायिका का हिस्सा होती है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि संसद के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, हमें इसमें चुनाव देखने के लिए मिलता है। चुनाव में जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों को चुना जाता है। संसद के प्रति इनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है और कार्यपालिका और विधायिका में तालमेल होने से कानून जल्दी बनते हैं, ठीक है। तो संसदात्मक वाला समझ में आया कि संसदात्मक में क्या है। उदाहरण है हमारे पास इंडिया, यूके और जापान के। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि राज्य का भी प्रमुख होगा, और राष्ट्रपति ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि राष्ट्रपति ही सरकार का भी प्रमुख होता है। कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है और प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होता। समझ में आया। प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता जब तक कि उसका टर्म एंड नहीं होता। वहीं हम क्या देखते हैं कि हमारा जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पे हम राष्ट्रपति पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और हमें थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से स्लो लॉ मेकिंग देखने के लिए मिलता है। यूएसए, ब्राजील इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो इन शॉर्ट आप समझो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है और साथ ही साथ उसकी संसद की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंशियल यानी कि राष्ट्रपति वाले में जो राष्ट्रपति है उसके पास सेंट्रल पावर है और वो लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंटली काम करता है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव टू एनालाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला एडवांटेज देखो क्या होता है कि हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध हमें देखने के लिए मिलता है संसदीय प्रणाली में। संसदीय प्रणाली में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। शासन जो है वो लचीला होता है, ठीक है। एंड विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होती है जो सरकार है, ठीक है। जो सरकार होती है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर हमें अस्थिर सरकारें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि कभी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो गठबंधन की सरकार बना देता है, या किसी एक पार्टी का अत्यधिक नियंत्रण हमें देखने के लिए मिलता है। सत्ता के अंदर विभाजन की कमी हम इसमें भी देखते हैं और एक अल्पकालिक जो सोच है। तो सरकार क्या करती है कि विनिंग पे सोच रखती है कि हमें जो है अगला इलेक्शन जीतना है, ठीक है, ना कि बड़े बड़े वो गोल्स बनाती हैं, है ना। तो फाइनली हम क्या समझ चुके हैं गाइस कंक्लूजन में कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारा संसदीय प्रणाली है, इसमें हमें लचीलापन और जवाबदेही देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दबाव समूहों और उनकी विधियों के बारे में बताना है। तो दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों या निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को और सरकार के जो निर्णय हैं उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये स्वयं चुनाव नहीं लड़ते बल्कि किसी खास वर्ग या मुद्दे के हित में काम करते हैं।
यानी कि ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज होती हैं जो कि सरकार को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इसमें कौन कौन, जैसे कि देखो व्यावसायिक ग्रुप हो गए तुम्हारे, मजदूरों के संघ हो गए, कृषि के समूह जैसे भारतीय किसान यूनियन, तो ये सब क्या है, दबाव समूह है, ठीक है, जो सरकार पे दबाव बनाते हैं। छात्र और युवा संगठन हो गया, ABVP, NSUI जो आप दिल्ली में देखते हो, है ना, पर्यावरण और नागरिक अधिकार समूह, ये सारे जो तुम्हारे हैं किसमें आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप होते हैं। अब ये क्या क्या करते हैं, तो ये करते हैं लॉबिंग, यानी कि जो भी नीति निर्माताओं और अधिकारियों से मिलकर अपने हितों की बात ये आगे रखते हैं। जन जागरूकता के अभियान चलाते हैं, पोस्टर्स लगाना, रैली करना, सोशल मीडिया से जो है पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना, सरकार या प्रशासन को लिखित रूप में अपनी मांगों को ये सौंपते भी हैं, ठीक है। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करते हैं, कानूनी कार्यवाही करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका वगैरह दायर करके। तो ये 4-5 तरीके हैं जो कि ये प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा अपनाए जाते हैं सरकार पे दबाव डालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या समझ चुके हैं दोस्तों कि जो दबाव समूह है वो लोकतंत्र का हिस्सा है, क्योंकि ये आम नागरिकों की आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, है ना, और इनकी गतिविधियां नीति निर्माण को अधिक समावेशी और उत्तरदायी बनाती हैं। फिर हमें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है। एक राजनीतिक दल हो गया जो कि भाई चुनाव में भी कॉन्टेस्ट करता है, तो वो हमारा राजनीतिक दल है। तो प्रेशर ग्रुप क्या है, तो प्रेशर ग्रुप क्या है कि जो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों से जो प्रेशर ग्रुप है वो दबाव समूह है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट वो सरकार पे प्रेशर बनाते हैं। तो राजनीतिक दल क्या है दोस्तों, राजनीतिक दल वे संगठन होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करके शासन में हम उनकी भागीदारी देखते हैं, समझ गए। तो व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज गाइस, पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, एंड उनका एम होता है पावर गेन करके सरकार में जुड़ जाना। वहीं जो दबाव समूह हैं ये ऐसे संगठन हैं जो किसी विशेष हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यापक जनसमूह का समर्थन प्राप्त करना और सत्ता हासिल करना होता है। और यहाँ पे जो दबाव समूह है इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये विभिन्न जो वर्ग है ना उनके लिए नीतियां बनवाते हैं, सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य नहीं होता। समझ में आया। द एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट वाज द एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गाइस, उसका एम है सपोर्ट गेन करना, ठीक है, मासेस का सपोर्ट गेन करना। वहीं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका एम है पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना। तो राजनीतिक दलों की एक विचारधारा होती है कि वे व्यापक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हें संबोधित करते हैं। वहीं जो दबाव समूह है वो छोटे मुद्दे होते हैं ना उनको उठाते हैं, किसानों के मुद्दों को, मजदूरों के, पर्यावरण के मुद्दों को दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा उठाया जाता है। वहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और उनके पास चुनाव चिन्ह, सदस्यता और घोषणा पत्र भी होते हैं। दबाव समूह अनौपचारिक या क्या होते हैं, गैर सरकारी संगठन। तो पॉलिटिकल पार्टीज को देखो इलेक्शन जो कमीशन है वहां से मान्यता मिली होती है उसको, उसके पास एक चुनाव चिन्ह होता है। वहीं दबाव समूह के पास तो कोई ऐसा मान्यता नहीं होती है, पर ये NGO में तो आते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दल ने क्या करा, राजनीतिक दल ने प्रत्यक्ष रूप से सरकार बनाई, ठीक है, डायरेक्टली सरकार बनाई और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। वहीं जो दबाव समूह है उसने अप्रत्यक्ष रूप से सरकार बनाई, ठीक है, और सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। तो फाइनली हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है। बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे दल सत्ता के लिए भागीदारी करते हैं वहीं दबाव समूह जनमत को संगठित करके नीतियों को प्रभावित करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आप सभी को जो आंसर्स है ना वो गाइस बाइलिंगुअल मिल रहे हैं। वहीं पे जब आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज करते हो
तो हमारे गेस्ट पेपर में आंसर जैसे हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, और आंसर्स भी आपको काफ़ी लॉन्ग मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। नारीवादी पे, नारीवाद क्या है इसको समझेंगे। तो नारीवाद दोस्तों आप सभी जानते हो, जो महिलाओं के लिए काम करे, महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर, महिलाओं को सम्मान मिले, तो वो नारीवाद में आता है। ठीक है, तो फेमिनिज्म इज अ सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। क्या था ये गाइस? आंदोलन है या था, जो भी आप कह सकते हो, महिलाओं के सम्मान के लिए था। ठीक है, इसका एम है कि विमेन्स को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पेक्ट मिले। यह आंदोलन पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करता है। यानी कि जो हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास जो पितृसत्ता हमें देखने के लिए मिलती है और जो लिंग के आधार पर असमानता हमें देखने के लिए मिलती है, ये उसके खिलाफ बोलता है। नारीवाद का उद्देश्य महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना है, ना कि पुरुषों को ना कि उन्हें पुरुषों से श्रेष्ठ बनाना। ठीक है, तो हमें इसको नेगेटिवली नहीं सोचना है। ठीक है, ये बात करता है कि विमेन भी इक्वल सोसाइटी में आए लाइक मेन। इसकी जो है 3 वेव्स आई थी, जैसे 19वीं और 20वीं सदी में आप बताओगे, तो जहाँ पे बात हो रही थी कि महिलाओं को वोट का अधिकार होना चाहिए। दूसरी जो लहर हम देखते हैं 60 से 80 के दशक में, जहाँ पे महिलाओं के लिए समानता कार्यस्थल पर एंड जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स कुछ उन्हें मिले। तीसरी लहर में जो डाइवर्सिटी है उसको, जेंडर आइडेंटिटी को, कल्चरल राइट्स की बात की गई है। और 21वीं सदी में तो हम जो है चौथी वेव देखते हैं, ताकि जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं, मीटू वगैरह के मूवमेंट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं। नारीवाद की हमें आवश्यकता क्यों थी? वाई वी नीड इट? तो हम क्या देखते हैं अपने आसपास कि आज भी जो महिलाएं हैं उन्हें शोषण का, असमानता, घरेलू हिंसा जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जब नारीवाद आएगा, नारीवाद की आइडियोलॉजी आएगी, तो महिलाओं को समानता मिलेगी, उन्हें काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। ये सारी समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए ही ये फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आई है। और इट इज़ नॉट ओनली फॉर वुमेन, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जो न्यायपूर्ण हो, मेन और वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, सोसाइटी इंक्लूसिव हो, सबको इंक्लूड किया जाए। वे पुरुष और महिलाओं दोनों को मुक्त करता है पूर्वाग्रहों से, असमानताओं से और सामाजिक बंधनों से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपिंग स्टेट के बारे में है कि डेवलपिंग विकासशील राज्य क्या होता है, और एक विकासशील और एक विकसित जो राज्य है उसमें क्या डिफरेंस है। तो विकासशील राज्य क्या है गाइस? जहाँ पे हमें सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे अभी विकास हो रहा है। ठीक है, तो अ डेवलपिंग स्टेट इज दैट विच इज अंडरगोइंग, ठीक है, जो अंडरगोइंग है इन द प्रोसेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इन सच अ स्टेट पर कैपिटा इनकम इज लो। तो हम ऐसे स्टेट में क्या जानते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ऐसे राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम होती है और अधिकांश आबादी जो है गरीबी, बेरोजगारी हमें देखने के लिए मिलेगी एक विकासशील देश में, जैसे कि भारत हो गया। सरकार की भूमिका इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि सरकार ही लोगों के लिए काम कर रही है, संसाधनों का प्रबंधन कर रही है, सुधार कर रही है ना। सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेवलपिंग स्टेट, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो एक्टिवली काम करेगी रिसोर्स को मैनेज करने में, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो इन राज्यों में बुनियादी ढांचा जैसे कि सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और स्वच्छता जैसी सुविधाएं अक्सर अधूरी या असमान रूप से वितरित होती हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो हैं हमारे विकासशील देशों के अंदर आते हैं। तो ये विकसित राज्य से कैसे अलग है इसको समझेंगे। तो एक विकसित राज्य जैसे कि आज हम अमेरिका को कह सकते हैं, वो होता है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए मिलती है, सामाजिक सुरक्षा और जीवन जो स्तर होता है वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। ऐसे राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय यानी कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो क्या होती है? हाई होती है। दूसरा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, ये सब हमें कम देखने के लिए मिलेगा। एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ अच्छा होगा। और इन राज्यों में शासन व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी और हमें संगठित होती दिखती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी इन राज्यों में किया जाता है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे जो देश हैं ये विकसित राज्यों में आते हैं। ठीक है, तो विकासशील राज्य क्या है? प्रगति की ओर अग्रसर है ना। डेवलपिंग स्टेट आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द बेसिक नीड्स, बेसिक चैलेंजेस जैसे कि गरीबी हो गया,
अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पर्यावरण, ठीक है, तो इन सारी समस्याओं से दे आर सफरिंग। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं रिवीजन क्लास 2 भी लेकर आऊँगी, तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज शाम तक वो क्लास भी आप सभी के लिए अपलोड हो जाएगी, और अगर आपके कोई भी डाउट क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उन्हें मैं अगली क्लास में आप सभी को समझा सकूँ। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर देना।